या सो मैं घर में उन्होंने मुझे फिर ऐसे जो दिए चूड़ी एंड सिंदूर एंड आलता, वो मुझे थोड़ा स्ट्रेंज लगा। पर मैंने इसको भी डिसरिगार्ड कर दिया ये सोच के कि शायद कुछ होगा। ऐसा सोचा कि साउथ इंडियन ट्रेडिशंस में मैंने मेरे फ्रेंड्स जो तमिल फ्रेंड्स थे उनको देखा था कि वो लोग वुमेन को या गर्ल्स को हल्दी कुमकुम देती हैं। तो मैंने उसके साथ कोरिलेट कर दिया था और सोचा था कि शायद इस कारण से ये मुझे मेरी चाची ने दिया होगा। और ऐसा ही मैं मेरी साउथ इंडियन फ्रेंड्स को जब ये कहानी सुना रही थी, तो तब मैंने ऐसे ही कहा कि हमारे शादी में भी ऐसा होता है, तो शायद इसलिए वो सिंदूर और चूड़ियाँ मिली होंगी। तो ये सोच के मैंने ये सब भूल गई थी इसके बारे में और कभी इसको इतना किसी के साथ मैंने डिस्कस भी नहीं किया। बट इसको छोड़ के एक और चीज़ इसी वक़्त शायद हुआ था, दो आई एम नॉट 100% श्योर, क्योंकि आफ्टर 12th मैं जब भी कलकत्ता जाती थी हम लोग दादाजी नाना जी दोनों के घर जाके रहते थे थोड़े दिनों के लिए। तो जब नाना जी के घर में मैं थी उन्होंने मुझे कहा कि तुम 12th को पास की हो, तो उसके कारण से आई वांट टू गिव यू अ गोल्ड ज्वेलरी का सेट, तो गो एंड बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ। एंड मैं और मेरी मासी गए थे वो गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए। तो उन्होंने जब मुझे ये सेट दिया था एज अ गिफ्ट, तब मुझे उन्होंने कहा था एक्चुअली कि एक हैवी सेट खरीदने का, पर मैं बहुत सिंपल टेस्ट की थी तो मैंने सिंपल सा नैरो सा नेकलेस खरीदा था। एंड वो मुझे इतना पसंद था कि बहुत साल मैंने यूएस में जब भी फेस्टिवल वेस्टिवल टाइम में कभी कभार पहना है एंड एवरीथिंग। और मुझे ये बहुत अच्छा लगा था कि मुझे मेरे नाना जी से ये गिफ्ट मिला था करके। बट द स्ट्रेंज थिंग इज़ आई एम नॉट 100% श्योर, बट मुझे एक कज़न है जो मेरे से 2.5 years यंग थी और एक कज़न मेरी ही एज की थी, पर वो 1 साल नीचे मेरे कलकत्ता में पढ़ाई करती थी बिकॉज ऑफ कलकत्ता और बॉम्बे के स्कूल के रूल्स। तो जो मेरे सेम एज की सिस्टर है उसको ज्वेलरी बाद में 1 साल बाद मिला था कि नहीं आई डोंट नो। एंड जो हमसे छोटी थी उसको जब मिलने का टाइम आया, वो जब 12th एग्ज़ाम्स दे रही थी उसी वक्त मेरे नाना जी का देहांत हो गया था। तो वो सिस्टर के साथ मैं काफ़ी सालों तक कांटेक्ट में हूँ, बातें करती हूँ। तो वो सिस्टर ने भी मुझे कभी ऐसे कहा तो नहीं कि दूसरी सिस्टर को गिफ्ट मिला था कि नहीं, बट एनी टाइम आई यूज टू मेंशन दिस गिफ्ट शी यूज टू बिकम एक्ट अ लिटिल स्ट्रेंज। एंड इनिशियली मैंने यही सोचा कि नाना जी के डेथ हो गया है इसलिए शी वॉज एक्टिंग स्ट्रेंज। बट नाउ आई डोंट नो, आई समहाउ फील कि मे बी देर वॉज समथिंग गोइंग ऑन एंड मे बी दिस वॉज अ वेडिंग। बिकॉज अभी क्या हुआ है, जब रिसेंट 4-5 सालों में मैं रिफ्लेक्ट कर रही थी अपने पास्ट के बारे में, उस वक्त बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस आए एंड उसी इंसिडेंसेस में ये इंसिडेंस मेरे मन में आया था। और उसी वक्त ये भी इंसिडेंसेस में ये आया कि मेरे ट्विन फ्लेम ने मुझे कहा कि ही इज़ द वन दैट आई एक्चुअली गॉट मैरिड टू व्हेन आई वाज लाइक 17 or 18 years of age। एंड ये चीज़ मेरे लिए बिलीव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट मैं उसको ट्रस्ट करती हूँ करके मैं बिलीव कर सकती हूँ क्योंकि इसके क्लूज एंड हिंट्स तो हैं कि शादी शायद हुई थी बिकॉज ऑफ the strange ceremony in the mandir and because of the strange gift from my nana ji, and because even though he gave a rational reason behind it। and then एक थर्ड रीज़न ये था कि मेरे पापा ने उसी दौरान या कुछ साल बाद पता नहीं, मैं मेरे पापा के साथ उस दौरान बहुत इधर उधर शादियों में उनके साथ उनको अकम्पनी करती थी। और मेरी मम्मी क्योंकि थोड़ा सोशल रिक्लूज हो गई थी तो वो कहीं जाती नहीं थी ज़्यादा, तो मम्मी के जगह मैं यूजुअली इनविटेशंस में पापा के साथ चली जाती थी और उनको कंपनी देने के लिए, क्योंकि मुझे बुरा लगता था एंड आई वाज अ गुड चाइल्ड, तो अगर वो बोलते थे चलो तो मैं जाती थी। एंड वेरी रेयरली माय ब्रदर वुड कम, तो मोस्टली मैं और मेरे डैड ही जाते थे। तो ऐसे ही जब इधर उधर जाते थे या कभी कभार किसी के घर भी गए हैं सोशलाइज करने, तो एक बार दो बार मैं उनके साथ गई हूँ। तो ऐसे एक बार मुझे बोले कि चलो यहाँ जाना है करके, कोई रिलेटिव के घर भी शायद हम गए थे। पर उसके बाद ऐसा हुआ कि वो एक ऐसे घर गए जहाँ पे बाहर आई थिंक मैंने नेम प्लेट में देखा था कि कोई लॉयर का नाम लिखा हुआ था।
तो उतना मैंने इतना कुछ ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं अपने पर्सनल डैड के प्रोफ़ेशनल डैड से मेरे काफ़ी सीक्रेटिव है, अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में भी इतना कभी कुछ बात नहीं करते थे, ये सब के बारे में भी कुछ बात नहीं की। हम अंदर बैठे रहे थोड़ी देर, देन ही वेंट इनसाइड टू टॉक टू द लॉयर और हूएवर दैट वाज़। एंड देन वो बाहर आए और बाहर आके मुझे बोले कि इस पेपर में तुम साइन करो। और साइन करने के बाद जब मैं साइन कर रही थी तभी मुझे अंतरात्मा से आवाज़ आई कि क्यों साइन करना है? और मैं पढ़ना चाह रही थी पर डैड वाज़ लाइक नहीं, नहीं तुम साइन कर लो, कुछ ऐसे है नहीं, नॉर्मल सा कुछ ही चीज़ है। तो आई वाज़ लाइक ओके व्हाटएवर आई विल साइन। एंड वैसे भी आई वाज़ अ वेरी ओबीडिएंट किड। तो मैं साइन तो करने गई, पर मेरे को पता नहीं, मुझे ना शायद ऐसा मुझे लगता है कि मैंने उसको ना ठीक से साइन नहीं किया था। एक वाले जगह में मैंने ठीक से साइन नहीं किया है। एंड मैंने ऐसा सोचा था शायद कि जिसके लिए ये साइन इम्पोर्टेंट है वो मुझसे शायद कॉन्टैक्ट कर दे या पूछ ले कि ये अगर मैंने कुछ गलत कर दिया है तो दे विल टेल मी ना कि ये गलत कर दिया है। तो ऐसा मेरे दिमाग में मुझे लगता है कि मेरे को ख्याल आया था। मैं मगर ये इतने साल पुराना इंसिडेंट है कि 20 साल के ऊपर हो गया है, मुझे ठीक से याद नहीं है। एंड फिर पापा ने ये भी बोला था कि अभी तुम बाहर जाके गेट के बाहर खड़े रहना, और जब कोई ऐसे बाहर आएगा मेरे साथ, हम जब तुम्हारी तरफ देखेंगे तुम नॉड करना। आई वाज लाइक ओके फाइन। सो मैं गेट के बाहर खड़ी थी। गेट के बाहर खड़े खड़े आजू बाजू के कलकत्ता में बंगलोज, जो सॉल्ट लेक के बंगलोज होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर होते हैं, अलग अलग आर्किटेक्चर के होते हैं। तो मैं उनके डिज़ाइंस एंड डेकोर्स ये सब नोटिस कर रही थी। और ये नोटिस करते करते आफ्टर 10 minutes माई डैड केम आउट विथ सम लॉयर। आई थिंक शी वॉज अ लॉयर, आई एम नॉट 100% श्योर। बट वो लोग मेरे तरफ देख रहे थे, तो पापा ने ऐसे इंडिकेट किया तो मैंने हाँ करके नॉड किया। तो ये चीज़ मुझे स्ट्रेंज लगी। और अब अगर वो मेरे ट्रीटमेंट जो बोल रहा है सच है तो वो सच यही है कि एक तो मेरी कुछ सीक्रेट कारण से इन लोगों ने शादी करा दी थी मुझे बिना बताए इन टीनेज ईयर्स। एंड दूसरी, उन्होंने ना ही शादी कराई, उन्होंने सीक्रेटली डिवोर्स भी करा दिया बिना बताए मुझे। और ये चीज़ मुझे कभी नहीं समझ में आई कि मेरे पापा ने ऐसा क्यों किया। एंड इन द सेंस एज अ पर्सनैलिटी आई नो माई पप्पा, तो मुझे पता है कि वो थोड़े ऐसे इंसान हैं कि जो छुपा के रखते हैं, जताते नहीं है ठीक से, और बहुत सीक्रेट सीक्रेट चलता रहता है उनका। बट ये थोड़ा हाइटी हो गया। और मेरी ट्विन फिल्म ने मुझे ये भी कहा है कि शायद से एक बार उसने कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी शादी के बारे में, ऑलमोस्ट 10 साल बाद, जब वो थोड़ा सेटल था, मैं थोड़ी सेटल थी, और तब मैं यूएस में रहती थी। तो उसने शायद ना शादी का प्रपोजल एक लाया था उन लोगों ने। तो वो भी पता है उस दौरान जब भी मेरे डैड ने मुझे प्रपोजल्स दिए थे, उस दौरान मेरा ऐसा फेस था कि मैं फर्स्ट बॉयफ्रेंड को डेट कर रही थी और उसके साथ ब्रेक ऑफ वाला बहुत फेस चल रहा था। तो ऑलमोस्ट लाइक कंप्लीट ब्रेक ऑफ जैसा ही हो गया था कि मैं जानबूझ के मेरा जॉब जब थोड़ा दूर के शहर में टाइप्स था कि आधा घंटा मुझे जॉब के लिए ना ड्राइव करके जाना पड़ता था। और वो ड्राइव करके जाने के वक्त मेरे एक्सीडेंट जैसा एक इंसिडेंट हो गया था कि लकी था, भगवान का ब्लेसिंग था कि मेरा सीरियस सिवियर एक्सीडेंट नहीं हुआ उस दिन। तो ऐसा हो गया था जब, तो तब मैंने इसलिए ये डिसाइड किया था कि एक तो बॉयफ्रेंड के साथ भी, और वो बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े की वजह से भी कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा हो गया था। झगड़ा नहीं, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए उसके घर रह रही थी, जबकि मेरा घर थोड़ा और पास होता, उतना ज़्यादा ड्राइविंग डिस्टेंस नहीं होता। या ये भी हो रहा था कि उसके साथ अगर रात को बहुत इंटेंस कुछ डिस्कशन करके हम सोए हैं तो ग्रॉगी ग्रॉगी हूँ मैं, या कुछ तो हो गया था उस दिन। आई वॉज इन अ रश टू गो टू वर्क, मैं जल्दी से उठ नहीं पाई वर्क में टाइम पे जाने के लिए, तो मैं बहुत रश में जा रही थी, तो इसलिए वो एक्सीडेंट हो गया था। मैं ध्यान नहीं दिया था, और मैं तभी न्यू ड्राइवर थी, और तो हाईवेज में ड्राइव करने का ना स्किल मुझे आता नहीं था, तो ये हाईवे में मेरा एक्सीडेंट जैसा हो गया था। तो उस वक्त ऐसा हुआ करके, और फिर वो बॉयफ्रेंड भी ऐसा था, ठीक से रिस्पेक्ट नहीं करता था, तो ये सब करने की वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं दूर जाके रहूँगी। तो फिजिकल एक डिस्टेंस आ जाएगा, आधा घंटे का हमको ड्राइविंग डिस्टेंस आ जाएगा हमारे बीच में, तो ऑटोमेटिकली नेचुरली ही वो मिलने का थोड़ा इंटेंसिटी कम हो जाएगा क्योंकि हम इतने आसपास नहीं रह रहे।
और ये ऐसे मैंने सोचा तो वैसा ही हुआ। वो उसका इंटरेस्ट इतना नहीं रहा, वो मुझसे मिलने नहीं आया। बहुत सारे महीने मैं अकेले ही रह रही थी, ऐसा सब हो रहा था। और मतलब सबसे ही अकेले, मैं सिर्फ़ काम पे ही ध्यान देती थी और कुछ कर नहीं रही थी, वैसे फ़ेज़ में बहुत महीने के लिए चली गई थी। तो काम पे ध्यान दे रही थी, मुझे लाइसेंसिंग का फिर पढ़ाई करना था, उस पे ध्यान दे रही थी। और उसी वक़्त मेरे पापा ने मुझे फिर प्रपोज़ल ऐसे भेजा एक लड़के का, कि ये लड़के के साथ तो कुछ, बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और यहाँ दूसरी तरफ से एक प्रपोज़ल आ गया। पर जब वो प्रपोज़ल भेजे, प्रपोज़ल मतलब क्या? ही इज़ लाइक ऐसा एक लड़का है, वो उसका एज बताया, वो कौन से उसके पेरेंट्स क्या हैं, मतलब रिलीजन वाइज आई थिंक वन पेरेंट वाज सम डिफरेंट रिलीजन। एंड देन ये बताया कि एंड सी दिस इज़ वेरी वेग इन्फॉर्मेशन माय डैड गेव। तो मुझे बस वो डिफरेंट रिलीजन है उतना ही समझा, और मेरे को, मेरे अंदर कभी रिलीजन के बारे में बायस नहीं था, मेरे अंदर कभी कल्चरल बायस नहीं था, ऐसे कोई बायस ही नहीं था मेरे अंदर। मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कोई और रिलीजन का कोई हो इंसान। तो दैट वाज लाइक अ कंसर्न आई थिंक मे बी फॉर माय फादर। सो मेरे फादर ने जब ऐसा बोला, मैंने बोला मुझे नहीं कुछ फ़र्क पड़ता है, उसमें क्या है। और दूसरा चीज़ ऐसा बोला कि नॉट जस्ट कि वो दूसरे, एक पर्सन अलग रिलीजन का है और एक पर्सन ब्राह्मण है और हम लोग ब्राह्मण्स नहीं हैं, तो मुझे तो वो भी नहीं फ़र्क पड़ता है। तो आई वाज लाइक ओके फाइन, उसमें क्या है, आप दे दो इन्फॉर्मेशन। बट उन्होंने और कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन दिया। ये दो चीज़ जो मेरे डैड को फ़र्क पड़ता है वो चीज़ मुझे बताई, और वो उसका प्रोफेशन क्या है वो बताया कि वो इंजीनियर है, बट और कुछ नहीं बताया। और उम्र भी शायद बताई होगी, मुझे याद नहीं, बट और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं देता। उसे गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन, उसका डेट, और मैं थोड़ा तभी एस्ट्रोलॉजी भी करती थी, तो आई वाज लाइक मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बारे में थोड़ा बताओ, वो करता क्या है, उसके बातचीत कराओ। इतना इन्फॉर्मेशन, एक सेंटेंस का इन्फॉर्मेशन ऑफ थ्री इन्फॉर्मेशन, थ्री थिंग्स अबाउट द बॉय इफ यू गिवन, how will I decide whether to marry him or not? Give me more information, करता क्या है, what are his aspirations, ऐसे सब मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो मुझे उसका ईमेल और फ़ोन नंबर भेजना, और अगर भेजोगे तो तब मैं बात करके समझेंगे कि करना है कि नहीं शादी। ऐसे मैं कैसे हाँ बोल दूँ। और बिकॉज़ वो बॉयफ्रेंड के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंसेस, सब खराब एक्सपीरियंसेस चल रहा था, तो इसीलिए मुझे और ज़्यादा ये था कि मुझे कोई अच्छा ही लड़का चाहिए जो ऐसे अकड़ू ना हो, क्योंकि ये लड़का मेरे साथ ऐसे बिहेव करता था, मेरे को नीच-नीच, मतलब हमेशा से ही एज़ मेरे से बिहेव करता था मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड, एज़ इफ कि मैं बहुत स्टूपिड हूँ। और जो हूँ उसके जैसा मैं हाईली इंटेलेक्चुअली इंटेलिजेंट नहीं थी, बट मैं उतनी भी नहीं स्टूपिड थी कि जितना वो मुझे कंसिडर करता था। मैं जस्ट सिंपल सी लड़की थी, उसके जितना मेरे को कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पॉलिटिक्स नहीं चाहिए था, मुझे कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं चाहिए थे रिलेशनशिप डायनामिक्स में, सेक्सुअल पॉलिटिक्स नहीं चाहिए था। सो दैट वे आई वॉज वेरी सिंपल कंपेयर टू हिम। एंड उसको लगता था कि मेरे अंदर कोई डेप्थ नहीं है, वो भी पार्टली ट्रू था। मेरा डेप्थ जो था कुछ अलग टाइप ऑफ डेप्थ था, इट वॉज अ वेरी उसके उसके लेवल का नहीं था, उसको जो चाहिए था वैसा मैं नहीं थी। तो इसीलिए डिसरिस्पेक्ट ये सब चल रहा था ना। बट मेरे अंदर वो द्वंद भी था कि मैं पार्टली उससे अभी भी प्यार करती थी, इवन दो ब्रेक ऑफ हो गया है। इसीलिए मैं और स्ट्रांगली पापा से मांगी थी इन्फॉर्मेशन, बट ही नेवर गेव मी ओनली द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस गाय। देन इंस्टेड आफ्टर अनदर 3-4 मंथ्स, आगे का इन्फॉर्मेशन मुझे तो कुछ मिला नहीं, पर वापस 3-4 महीने बाद उन्होंने एक और लड़के का इन्फॉर्मेशन भेजा, और उसी वक्त मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड के साथ वापस से थोड़ा पैचअप हो गया था। तो तब मैं ऐसे ना कन्फ्यूज्ड फेज़ में थी कि क्या करूँ, पापा ने एक और रिश्ता अभी भेज दिया है। तो मैंने उसको बोला कि वो लड़के को, कि बॉयफ्रेंड को, कि मैं एक और लड़के से, मेरे पापा ने मेरे को उसका इन्फॉर्मेशन और फ़ोन नंबर ऐसे भेज दिया। एंड नॉट जस्ट वन, ही एक्चुअली सेंड मी टू गाइज़ का इन्फॉर्मेशन विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स। एंड बोथ, वन वॉज लाइक वाया सम कजन्स के साइड से आया रिलेशनशिप, वन वॉज फ्रॉम सम फ्रेंड ऑफ हिज, उसके उनका एक रिलेटिव का रिलेशन का कोई था। तो ऐसे लोग मुझे भेजे, और बॉयफ्रेंड तभी शादी का नाम नहीं ले रहा है, इवन दो पैचअप काइंड ऑफ हुआ है, कंप्लीट पैचअप नहीं हुआ था, वो कुछ बोल नहीं रहा है। तो मैंने उसको ऑनेस्टली बोल दिया कि मेरे घर से ऐसे 2 रिलेशनशिप आए हैं, और मैं माइंड गेम खेलने के लिए नहीं बोली, जस्ट प्रैक्टिकलिटी के लिए बोली कि if you're not saying anything and if you're not interested or respecting me about anything, then I will do what my parents tell me, right? तो ऐसा हुआ। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज, मैंने फिर दूसरे लड़कों से बात की, बात करके एक लड़के का कुछ कुछ हुआ ऐसे चीज़,
वर्कआउट नहीं किया। दूसरे लड़के से बात करने के बाद मैं इंडिया जब गई तब उसके मम्मी से भी मिली, या पहले ही उसकी मम्मी से मिली फिर उसका कॉन्टैक्ट इन्फो मुझे मिला, ऐसा कुछ तो हुआ था। एनीवेज वो सब रिले लड़के भी ना कार्मिक थे मेरे, तो उनके रिलेटेड सम कार्मिक एक्सपीरियंसेस ऑल्सो हैपेंड। But main point with the twin flame is this कि apparently there are many times he had tried to contact me to get if he and I he is saying he is my husband। मेरे पास सच में एक सिंगल प्रूफ नहीं है मेमोरी वाइज ऑल्सो, एंड एक सिंगल प्रूफ नहीं है फोटो वाइज और एनीथिंग कि मेरी शादी हुई है डिवोर्स हुई है, ये सब का मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है। बस ये सब वेग वेग ही मेमोरीज हैं। और कोई भी इंसान अगर मुझे आके बोले कि मैं तुम्हारा ऐसे, अगर वो मंदिर में वो जो चीज़ अगर शादी थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं गारंटी से कह ही नहीं सकती वो मेरा पति है कि नहीं है, क्योंकि मैंने उसका चेहरा ही वो लड़के का ठीक से देखा नहीं था। ठीक है। और मगर अगर ये इस लड़के के साथ हुआ है जो मेरा ट्विन फ्लेम है, सच में ऐसा हुआ है, तो इट्स अ कष्टदायक जर्नी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू हैव गॉन थ्रू फॉर ऑलमोस्ट 25 years ऑफ लाइफ, एंड इट मस्ट हैव मेस्ड हिज लाइफ अप क्वाइट अ बिट। क्योंकि मुझे पता है मेरे डैड क्या करते हैं लोगों के साथ, कैसे आधा ट्रुथ बताते हैं, आधी चीज़ें छुपाते हैं। तो वो लड़के को कुछ और बोला होगा, मुझे कुछ और बोला, और कोई उनके दिमाग में षड्यंत्र चल रहा होगा ये सब करने का। तो द थिंग इज़, मगर मेरे पापा मेरे कार्मिक थे, इसीलिए ही वॉज लाइक माई स्ट्रॉन्गेस्ट कार्मिक कनेक्शन, जिसने सबसे ज़्यादा पीठ पीछे बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ किया है मेरे बारे में, मेरी मम्मी के बारे में, जिससे मेरी मम्मी का भी रेपुटेशन उन्होंने पूरे फैमिली में ख़राब करके रखा था कि इसको मेंटल हेल्थ इलनेस है, उसको ये है वो है। जबकि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इलनेस मेरे फैमिली में था, सबसे ज़्यादा मेरे पापा को था दैन माई मम्मी। और ये चीज़ मैं किसी इंसान को कभी नहीं समझा सकती अनलेस वो इंसान ने खुद से मेरे पापा के ऐसे साइकोटिक बिहेवियर्स को देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। और फिर भी बिकॉज वो पापा हैं, आपको उनको माफ़ करना ही होता है, वो सोल पर्पस होता है, पार्ट ऑफ द ट्विन फ्लेम जर्नी होता है कि आपको अनकंडीशनल लव आपके अंदर दिखाना ही पड़ेगा हर इंसान के लिए। जिसने आपसे सबसे ज़्यादा नुकसान भी किया है लाइफ में, उसको भी आपको इवेंचुअली अनकंडीशनल लव दिखाना पड़ेगा। और वही हुआ है कि ओवर द इयर्स बाकी भी बहुत कुछ उन्होंने किया है लाइफ में, तो जो सब चीज़ें उन्होंने की है उसको मेरे को फॉरगिव करते रहना पड़ा, करते रहना पड़ा। अभी ऐसा मौका आ गया है कि ऐसा टाइम आया है कि मुझे गाइडेंस ऐसे आते हैं कि ही माइट डाई सून। तो वो डेथ को प्रिवेंट करने के लिए आई हैव बीन ट्राइंग कि आप ये प्रिवेंटेटिव केयर करो, क्योंकि मैं हेल्थ केयर की पर्सन हूँ, तो मैं तो उनकी भलाई के लिए उनको बहुत कुछ बोलती रहती हूँ। तो मेरे पापा ने कभी मेरी भलाई के लिए इतना ज़्यादा सोचा नहीं करके, कभी कभार सोचा है, कुछ कुछ चीज़ों में वो अच्छे डैड थे, फेयर डैड थे, पर कुछ कुछ चीज़ों में वो नहीं सोचते उतना ज़्यादा जितना दूसरे पेरेंट्स सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। वो है, उनका पर्सनैलिटी डिफेक्ट है थोड़ा सा। तो वो जो भी है, मतलब ये उनका कर्मा था कि वो ऐसे जन्म लिए हैं ऐसे सब पर्सनैलिटी को लेके। तो वो उनके कर्मा ही वो गैदर करते रहे हैं इतना कि वो ना समझ ही नहीं पाते कि जिस इंसान से मेरे से उन्होंने इतना छुपाया है, मेरे से इतना कुछ झूठ बोला है बहुत सारी चीज़ों का, या मेरे पीठ पीछे इतना कुछ बोला है मेरे बारे में, पर सामने से अगर मैं कुछ अच्छा करूं तो वो अच्छा ही ले ही नहीं पाते। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, बट एक कारण ये है कि लैक ऑफ एक्सेप्टिंग समवन एल्सेस लव उनके अंदर आ चुका है, क्योंकि वो उनके अंदर विकार आ गया है कि वो उनको लगता है कि ही इज़ नॉट डिजर्विंग ऑफ लव। बट ट्रू तो ऐसा नहीं है, भगवान हर इंसान को डिजर्विंग ऑफ लव बनाता है, इवन द वर्स्ट इंसान पॉसिबल को डिजर्विंग ऑफ लव बनाता है। बट वो भगवान में आप अगर जब तक बिलीव नहीं करोगे, या भगवान के पावर में आप जब तक बिलीव नहीं करोगे, तब तक इंसानों को ये समझ में ही नहीं आता है कि डिवाइन लव होता क्या है। सो इसीलिए डिवाइन लव हो या फैमिलियल लव हो या सोसाइटल लव हो, ये कोई भी लव अगर आपको कोई दे रहा है, आपके अंदर अगर उसको एक्सेप्ट करने की क्षमता ना हो, आपके अंदर अनहील्ड ट्रॉमास हो, तो तब आप वो लव को समझ ही नहीं पाओगे। एंड ऐसा ही मेरे डैड के साथ भी हुआ है, एंड मेनी अदर कार्मिक रिलेशनशिप्स में मेरे ऐसे हुए हैं
कि उनको मैंने सालों साल इन्वेस्ट किया है, सालों साल उन लोग जो नरक में हैं, वो नरक से निकलने के लिए मैंने उनको गाइडेंसेस दी हैं, एग्ज़ाम्पल्स दिए हैं मेरी लाइफ़ के, पर वो समझ ही नहीं पाए। उनको उनके उनके लाइफ़ का विकार इतना प्यारा हो गया कि वो और मुझे दुखी होता है ऐसे सब इंसानों को सफ़र करते देख के, कि वो अपने विकारों से निकल ही नहीं पाते, वो हेल होल में फँसे रहते हैं। उनको अगर किसी ने गाइडेंस भी दिखा दिया कि आप इस हेल होल से ऐसे निकल सकते हैं, अंदर के विकार इतने होते हैं इंसानों के कि वो ना निकल नहीं पाते वो चीज़ों से, और निकलने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, थोड़ा-सा मिस्टेक कर ले तो अपने आप को इतना ब्लेम करने लग जाते हैं कि फिर निकलना और डिफ़िकल्ट हो जाता है। पर इन्हीं लोगों से मैंने फिर यही सीखा कि विकारों में अगर हम फँस गए तो क्या होता है, बैड रिलेशनशिप पैटर्न्स में हम अगर किसी इंसान के साथ फँस गए तो कितना अनप्रोडक्टिव हमारा लाइफ होता है, अनहैप्पी हमारा लाइफ हो सकता है, अनकाइंड भी हो सकता है। बैड रिलेशनशिप पैटर्न्स में अगर हम फँस गए या साइकिल में ट्रैप हो गए, तो फिर हम अंदर से हमारी आत्मा फिर दुखी-दुखी होने लग जाती है और खुश नहीं रह पाते हम। और आप अगर खुश नहीं रह पाओगे, इंटरनल एक जॉय नहीं ला पाओगे अपनी लाइफ में, तो आप फिर जब जॉय आपके घर में ऐसे दरवाज़ा भी दस्तक भी देगा, आप उसको ना एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क। जब हमें कोई करने बोल रहा है, इनर वर्क का एक एस्पेक्ट ये भी है, सेल्फ रिफ्लेक्ट करना आपके पास्ट के बारे में, समझना आपके लाइफ में जो-जो इंसिडेंसेस हुए हैं, क्यों हुए हैं, और वो समझने के बाद आगे आपको उसमें से क्या लेसन निकलना है। और आप जितना मैच्योर होगे, जितना इस जर्नी में प्रोग्रेस करोगे, जब आप 20 साल पहले आपके रियलाइज़ेशंस अगर किसी इंसान के बारे में कुछ हुए होंगे, एज़ द टाइम अनफ़ोल्ड्स वो सेम इंसिडेंट्स आप देखोगे तो आपको वो इंसान के बारे में और जानने को मिलेगा, और डीपली समझने मिलेगा, और डीपली उनके साथ कनेक्ट करने का, या एटलीस्ट इफ नॉट कनेक्शन, बिकॉज़ कनेक्शन इज़ ऑलवेज़ 2 इंसान को एक साथ एक लेवल का कनेक्शन करने की इच्छा होनी चाहिए, तभी जाके आप डीपली मीनिंगफुली किसी इंसान के साथ कनेक्ट करोगे। मगर अगर एक ही इंसान के अंदर वो इच्छा है डीपली मीनिंगफुली किसी से कनेक्ट करने की, और दूसरे इंसान के अंदर वो एक्सेप्ट या कनेक्ट करने की इच्छा ही ना हो, तब आपका वो रिलेशनशिप डायनामिक्स हौच-पौच रहता है। और अगर किसी के साथ ऐसे हौच-पौच रिलेशनशिप्स रहे हैं, उसको आपने अगर फ़ॉरगिव करके मूव ऑन नहीं कर पाए आप, तो तब क्या होता है, आप एक सेल्फ क्रिएटेड कार्मिक हेल में रह जाते हैं और निकल नहीं पाते। तो इसीलिए कार्मिक हेल्स, कोई भी कार्मिक हेल, क्योंकि फॉल्स ट्विन बोलो, सोलमेट बोलो, पेरेंट्स बोलो, रिलेटिव्स बोलो, जिन ने मुझसे बहुत सारी छोटे-छोटे चीज़ें छुपाई हैं, या कभी एक्सप्लेन ही नहीं किया, या कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया, या डीपली मीनिंगफुली कनेक्ट ही नहीं किया, वो तो उनके कर्मा है ना। मैं तो ऑथेंटिकली सबसे कनेक्ट करने की कोशिश करती रही हूँ, करती रहती हूँ, और अगर नहीं हो पाता, जब लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो तब मैं डिटैच भी हो जाती हूँ उन इंसानों से। मगर अंदर से अगर आपने किसी को अनकंडीशनली लव किया है, वो लव कभी जाएगा नहीं, क्योंकि मेरे हर रिलेशनशिप पैटर्न एंड डायनामिक्स में ऐसे हुआ है कि अगर सच में कुछ अनकंडीशनल एस्पेक्ट्स थे लव के टुवर्ड्स दोज़ ह्यूमन बीइंग्स, वो कभी नहीं गया। एंड देन देयर आर सम ह्यूमन बीइंग्स जिनको मैंने अनकंडीशनली मैं उतना लव नहीं कर पाई, बट मैं उनको समझ पाई इवेंचुअली आफ्टर कमिंग आउट ऑफ दोज़ रिलेशनशिप्स, to understand myself better, to understand their perspective better, and also to forgive myself and forgive them for not being the best towards each other. So ऐसे सब चीज़ें अगर आपको किसी को सीखना है और जानना एक्स्ट्रा है about these topics, please put some comments and I can try to help you resolve some of these issues. इसीलिए मैं मेरी कहानियाँ बता रही हूँ अभी ऑनलाइन, so that I can help others who might be in some similar situation like me. ठीक है? Thank you.